जी अस्सलाम वालेकुम। CSS.com के जितने व्यूअर्स हैं, अभी आज एक बड़ी मजेदार सी चीज है जो मेरे जहन में आज आइडिया आया, और वो ये था कि अपने चैनल पर मैं हमेशा अपनी बातें आपसे कर रहा होता हूँ। अपनी जिंदगी का सफर भी बताया, तो क्यों ना मैं एक एक करके अपने तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने CSS कर लिया और अल्लाह का शुक्र है वो अब ऑफिसर्स बन के दूर दूर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको भी लाइन पे लूं और उनसे बात करूं, और वो बातें जो हैं वो डायरेक्टली आप लोगों तक पहुंचे। तो पहले सबसे पहले मैंने उमर बाजवा साहब, आपकी स्क्रीन पर मेरे ख्याल नजर भी आ रहे होंगे, मेरे ये स्टूडेंट हैं और कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप अल्लाह ताला ने इनको अता किया। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और तभी मैंने इनको पकड़ लिया। CSS की तरफ से इनको मैंने अटेम्प्ट दिलवानी शुरू कर दी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें कामयाबी अता की। अभी एक CSC ऑफिसर हैं और कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप से हैं। उमर, जरा अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें तमाम हमारे जो चैनल के देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम उमर हसन बाजवा है। जैसे कि अभी सर ने बताया, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम यूआईटी लाहौर। और बिफोर ज्वाइनिंग सीएसएस आई हैव वर्कड इन पीटीसीएल, एनटीडीसी एंड पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर अराउंड 6 years. And as the sir has mentioned that I go towards attempting the CSS exams. Though in my first and second attempt I couldn't make it, but I never lost my heart and tried it, and now I am a CSP officer. यार उमर, मेरी बात सुन, ये इंटरव्यू उर्दू में करना है, ठीक है? और व्यूअर्स, उमर ने मुझे कहा था मुझे पहले सवाल बता दें, लेकिन मैंने कहा था कि सवाल मैंने कोई नहीं बताने, क्योंकि अगर मैंने सवाल बता दिए तो वो मजा खत्म हो जाएगा, मुझे खुद इंटरव्यू लेने का मजा नहीं आएगा, रटी रटी चीजें मुझे वैसे अच्छी नहीं लगती। तो उमर, बिल्कुल इनफॉर्मल रह के बात करनी है, ये कोई हमने पढ़ाई लिखाई वाली Okay, बात नहीं करनी। ठीक हो गया। और इंग्लिश में बिल्कुल बात ना करना, वरना तुम्हारे हर जुमले से फिर मेरा दिल करेगा मैं गलती निकालूं। तो ये Okay. उर्दू के अंदर बिल्कुल, उर्दू में, पंजाबी में, जिस जुबान में दिल करता है उसमें आप बात करो। कैसा लगा यार जिस दिन रिजल्ट आया तुम्हारा? मुझे याद है कि आ रहे थे चश्मा से लाहौर की तरफ तुम, हाँ? Exactly. और मैंने कॉल करके आपको बताया रिजल्ट के, जी ये आपका अल्लाह पाक ने कामयाबी दे दी है। क्या फीलिंग थी? सच्ची सच्ची बतानी है, ड्रामेबाजी नहीं करनी, सच्ची सच्ची बताएं। नहीं, बिल्कुल। चूंकि रिजल्ट का तो इंतजार बहुत ज्यादा था, और तकरीबन 6 साल से मैं सीएसएस की तैयारी में लगा भी हुआ था पैरेलल में। तो जब रिजल्ट का इंतजार तो बहुत था, और चाह यही था कि भाई रिजल्ट आने वाला है। तो आपका वैसे ही नंबर जब स्क्रीन पे आया तो मैंने कहा शायद कोई रिजल्ट आ गया। तो आपने बताया तो इट वाज जस्ट अराउंड 2 to 3 p.m. एंड आई वाज जस्ट पासिंग बाय यू में से कायदाबाद, मोर पर्टिकुलरली, नॉट टू खुशाब के स्पीक पास इन से इंग्लिश। उर्दू में बोलो, हाँ। एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये था कि जैसे मुझे पता चला, और मैं ड्राइव भी कर रहा था खुद, तो फिर मैंने वहां पे गाड़ी रोकी। मैं कंटिन्यूस ड्राइव नहीं कर पाया। मैं पहले काफी खुश था, तो काफी ज्यादा नॉर्मल हो कर कुछ 15-20 मिनट, फिर उसके बाद मैंने दोबारा आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग शुरू की अपनी। पहला नहीं, पहला पहला क्या था? मुझे याद है यार, जब मेरा CSS का रिजल्ट आया ना, मेरी आवाज बंद हो गई थी, मैं मरी में था उस वक्त। और मुझे जब बताया उन्होंने कि 33वीं पोजीशन आई है पाकिस्तान में, मैं बिल्कुल, समझ लें कि आई वॉज हाईली थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी, और बिल्कुल मैं रोने वाली शक्ल थी मेरी, मैंने सजदा किया। वही मुझे याद है, मरी के बीच में होटल था, उसके बीच में हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। पुलिस में था ना मैं पहले, तो उस हवाले से हम मरी गए हुए थे। एक मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, उसकी मैं अल्लाह ताला को सजदा किया, और वो पूरी शाम तक मैं बड़ा, मतलब यूं समझ लें कि बड़ा बोझल रहा जज्बात तले। मैं खुशी भी इजहार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार था। तो बल्कि इवन मेरे घर वाले जो है वो, उन्हें टेंशन होनी शुरू हो गई थी कि यार क्या चक्कर है, तो खुश नहीं है? क्यों, किस वजह से ये है, रौला क्या है? उनको शक होने लग पड़ा था कि पता नहीं ये क्या चक्कर है इसका, इतना परेशान क्यों हो गया। तो तुम्हारा क्या तासुरात क्या थे? कलाबाजी लगाई थी उतर के गाड़ी से क्या? अच्छा, मेरे ख्याल से तुम बस पे हो, तुम गाड़ी पे हो, आज मुझे पता चला। अच्छा, नहीं नहीं, मैं गाड़ी खुद ड्राइव भी कर रहा था। तो मैं तो मतलब कुछ, अब मेरे लिए ये था कि अब मुझे खबर पता चली, अब मैं करूँ क्या? घर वालों को पहले बताऊं फौरन, लेकिन मैं वो भी नहीं बता पा रहा था। मैंने कहा मैं उन्हें फोन करता हूँ। ओके। तो सबसे पहले तो मैंने गाड़ी रोक ली साइड पे। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा खुश बहुत ज्यादा था अल्टीमेटली।
और चूंकि पूरे 6 साल थे, मैं पहले 2 दफा फेल भी हुआ था, तो मुझे वो फीलिंग्स याद आ रही थी जब जब मैं फेल हुआ था। और अब जब चूंकि एलोकेशन हो गई थी अल्टीमेटली, तो तकरीबन 10-15 मिनट तो मुझे नॉर्मल होने में लगे दोबारा से। फिर मैंने फोन किया, तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने घर फोन किया आपकी कॉल के, और फिर अच्छा, जाके घर जी वालों का चीजें क्या थोड़ी सी क्या आहिस्ता तासुर आहिस्ता, था? मैं थोड़ा लेट भी घर पहुंचा उस दिन वालों घर। का क्या तासुर था? किसको बताया सबसे पहले? क्या तासुर था घर घर वालों का? मैंने सिर्फ और सिर्फ फोन किया था अपने अब्बू जी को। तो चूंकि घर में बाकी सारे ऊपर वाले फ्लोर पे थे जो मुझे याद पड़ रहा है, तो अब्बू जी ने ऊंची आवाज में बताया कि उमर का हो गया है। तो वो पूरे घर में जी सारे जी, मुझे आवाजें आ रही है, हर कोई भागता हुआ आ रहा है जी, मेरे ही बात कराए, मेरी बात कराए, मेरे ही करनी है। तो मतलब बहुत अच्छा, तब मुझे फीलिंग ही बहुत अच्छी आ रही थी और आउट ऑफ द यार, ब्लू। आई कैन वेल इमेजिन, बिल्कुल। अच्छा, फिर आप ट्रेनिंग हुई और उसके बाद में सारा कुछ, ट्रेनिंग का कोई खास वाकया जो ट्रेनिंग का याद हो, आप बताना चाह रहे हो? ट्रेनिंग जो थी ना, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि पहले जो मैं जॉब करता था ना, वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन थी, दुनिया से बिल्कुल अलग था मैं। हम एक छोटे से सोने के पिंजरे में रहते थे। आई विल डेफिनेटली यूज दिस वर्ड। तो अब क्या था कि एकेडमी आया तो बिल्कुल होराइजन डिफरेंट था। बहुत ज्यादा लोग थे एक जगह पे, और फिर मैं चूंकि आया था बड़ी सेक्लूडेड जगह से, तो मेरे लिए इंटरेक्ट करने का बहुत ज्यादा मौके थे। तो मैं सिंपल ये करता था कि सुबह पीटी से लेकर रात 12 बजे तक मैं सिर्फ और सिर्फ मिलता था लोगों से। कभी हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना, हर चीज में, हर इवेंट में। दो कि मुझे नहीं आती थी चीजें इससे पहले, मैं इतना अच्छा डिबेटर नहीं था, लेकिन उसमें भी पार्टिसिपेट करना। मैं कोई, आप कह लें कि कोई इंसिडेंट कोट करने के लिए, कोई अच्छा, जब पोइट्री ये करनी बताओ, है। जब इंजीनियर थे तो कितनी सैलरी थी? जब मैं इंजीनियर था, मेरी एटॉमिक एनर्जी में थी 1.2 लाख के आसपास, जो मेरी मतलब लास्ट। 1 लाख, 1.2 का मतलब है 1,20,000 रुपए तकरीबन। बिल्कुल। तो और थी भी वो शादी क्यों नहीं की? गवर्नमेंट। शादी क्यों नहीं की, इसकी सबसे बड़ी वजह सीएसएस थी, कि मैंने कहा पहले एक दफा सीएसएस क्या ये चीज? कर लूं। नहीं तो उसका क्या, सीएसएस के शादी से क्या लेना भाई? हमें तो कुछ नहीं पता क्या मतलब इस बात का। इस बात का मतलब ये था कि मैं करना नहीं चाह रहा। लोग सारे यही कहते थे। शादी के बाद मैंने चंद एक दोस्त देखे, मेरे साथ तैयारी शुरू की उन्होंने। जैसे जैसे शादी होती गई, वो सीएसएस ही छोड़ के चले गए। मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई, मैंने शादी की बात किया, बच्चों की बात किया, असल कहानी बताएं सुनने वालों को, क्या इधर उधर की फलसफा छाड़ रहे हैं? नहीं शादी नहीं क्यों नहीं, नहीं की, असल ये बताएं। फलसफा यही था। सिंपल से यही फलसफा था कि भाई पहले एक दफा ये कर लूं, फिर शादी करता रहूंगा, कोई मसला नहीं है शादी का। अच्छा, यानी कि अक्सर वैसे मैं खुद भी अपने बच्चे और बच्चियां जो मेरे पास पढ़ रहे होते हैं, मैंने कह रहा हूँ कि शादी रोक लें। उसकी वजह ये है कि देखिए ना, हम एक सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो रिश्ते मिलने मिलाने होते हैं, जहर उसमें फर्क पड़ जाता है। चीजें बदल जाती हैं जब आपके इर्द गिर्द की रियलिटीज चेंज होती हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो जाती हैं और आपका मिलना मिलाना बदल जाता है। तो मैं तमाम बच्चे और बच्चियों से, और मुझे असल कहानी पता है आपने क्यों नहीं शादी की, मैं तमाम बच्चे और बच्चियों को इसीलिए मैं कह रहा होता हूँ कि जरा रुक जाए, पहले सीएसएस कर लें, ताकि बाद में जो रिश्ता आपको मिले वो आपके मुताबिक हो, आपको उसमें किसी किस्म की कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो या परेशानी ना हो। अच्छा, क्यों करना चाहिए बच्चे बच्चियों को सीएसएस? आज के दौर में क्यों सीएसएस करना चाहिए? चल मुझे ये बताएं। देखिए, सीएसएस के हवाले से ना बड़ी सिंपल सी बात ये है कि जो एक बच्चा जो चाहता है कि जिंदगी में मुख्तलिफ फ्लेवर्स ले, स्टेगनेंट ना रहे सारी जिंदगी, उसके लिए ये सबसे बेहतरीन जॉब है। आप एक जॉब कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक साल किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो आपको ये नहीं पता होता नेक्स्ट ईयर आपका किस डिपार्टमेंट में और किस डायनेमिक्स में गुजरेगा। बेसिक अंडरलाइन चीजें सेम होती हैं, लेकिन आपकी जो एक्सपोजर है, आउटलुक है, वो इतना ब्रॉड होता जाता है कि अगर आप एक बंदा जो किसी यूनिवर्सिटी का टीचर है, उसको आप इन प्लेस उसी ग्रेड के किसी सीएसपी के साथ, सिर्फ आप उनका मेंटल कैपेबिलिटीज ही देख लें, जो इंटरेक्शन लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जो मैंने फील किया अपने सीनियर्स को देख के, कि उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो अच्छा, ये वो चीज थी जो मुझे बहुत रिश्तेदारों का रवैया बदला सीएसपी बहुत बनने ज्यादा से पहले और बाद में, क्या फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा। देखिए, अब उनको ये बस था कि साडा मतलब फोन वैसे ही कर लेता बंदा, कि भाई फोन है ठीक ठाक है। मैंने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, ਅਸੀਂ आख्या फोन कर लीए ਤੁਹਾਨੂੰ,
सॉरी टू से इन पंजाबी, लेकिन वो उन्होंने कहा जी फोन कर लिया, हालचाल पूछ लिया। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी ताड़ी। और दोस्तों के रवैये में कोई चेंज आई? दोस्त जो थे ना, दो तरह के दोस्त थे। एक तो वो थे ना जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहे, बल्कि ज़ाहिर वो है वो पहले थोड़े भी जलील करते होंगे, अब भी करते पहले होंगे, भी मुझे जलील पूरा पता है। करते थे, अब भी जलील करते हैं। लेकिन जो थे हम्म। अपना सुपरफिशियल से, वो थोड़े से मुझे नजर आना शुरू हो गया, वो ज्यादा इंक्लाइंड है अब। तो ये फर्क आता घर है। से घर से अभी भी गालियां पड़ती हैं? वो तो अभी भी, मैं चूंकि छोटा हूँ घर में, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहते हैं कि भाई अफसर होगा बाहर होगा, हमारे लिए नहीं है। वो छोटा या बड़ा हो भाई, वो एक जैसे सलूक हो रहा होता है सारों के साथ। वो इस बात को दिल पे ना लेके छोटा है कि पड़ती है, वो ज़रा वो माँ बाप का राइट है, वो चल ही रहा होता है। और अल्लाह ताला जिंदगी दे सबके माँ बाप को चलता रहे। तो अच्छा चल ये बता, इतना अरसा मेरा ख्याल है कि मेरे सबसे ज्यादा जो मेरे साथ जो स्टूडेंट चले हो वो तुम नहीं चले हो, है ना? एग्जैक्टली मतलब बाकी स्टार्ट से सारे जल्दी लेकर जल्दी हो अब गए थे। तक। और मुझे था कि तू मेरा नहीं नाम डबोएगा, मुझे था कि अब भी ना हुआ तो तू मेरा नाम डबोएगा। बाकी सारे जल्दी जल्दी हो गए। एनीवेज, ये आपने मुझे सारा कहा था तुम्हारा एक ग्रुप दफा, क्या? लास्ट टाइम में आपने मुझे कहा कि ना, कहते उमर ज्यादा टाइम नहीं, मैं सरगोदा था आपके पास तब, कहते उमर ज्यादा टाइम हाँ नहीं हो गया इसमें, मतलब इतना लगना नहीं चाहिए था हमें। तो तेरी मेहरबानी कर ली इस दफा। चलो यार। अच्छा अच्छा, इस सारे टाइम पीरियड में कभी मुझ पर गुस्सा आया? बता दे, खैर है, कुछ गुस्सा नहीं कहना, अब तुझे क्या कहना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा इस सेंस में नहीं। असल में ना पॉइंट ये था कि शायद मैं लगा रहा ना, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपके साथ इंटरेक्शन मेरा कंटिन्यूअस था। ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम्म। अगर हम्म। आपके साथ इंटरेक्शन आना होता, मैं खुद कर रहा होता, और शायद मैं बीच में छोड़ देता कहीं ना कहीं। ये कंटिन्यूअस इंटरेक्शन और आपकी एक चीज कि ये हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, और ये हो जाता है, फिर साथ में आपने, मैंने लिटरली काफी ज्यादा चीजें अगर मैं लगा रहा हूँ ना, तो उसमें आपका काफी ज्यादा हाथ है। अच्छा चल ये बता, इस सारे सफर में कभी मायूसी हुई? मायूसी नहीं हुई कभी, एक दफा नहीं हुई। और इवन के मुझसे मेरे दोस्त पूछते भी हैं कि भाई मैं सीएस, कुछ कहते हैं लड़के कि यार हम सीएसएस करना चाहते हैं ये वो, तो उनसे मैं सिर्फ एक बात करता हूँ पहली, मैं कहता हूँ पहले एक दफा ना फिर जाके एक हफ्ता सोच लो। एक दफा स्टार्ट करना है ना, तो फिर खत्म करना है एंड तक। ये आने जाने हम्म। वाली चीज नहीं है। तो चूंकि मेरा इरादा फिर बन गया हुआ था, तो वो फिर मायूसी नहीं थी, चाहे मैं फेल होके एक दिन जरा बोर होता था। अब मुझे याद है मेरी पहली अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ, तो वेरी नेक्स्ट डे मेरे दोस्त मुझे हाइकिंग पे ले गए, कहते कि छोड़ पर अगली दफा से ही। तो मतलब हम्म। पॉइंट ये है कि मैंने फिर तीसरे चौथे पांचवें सातवें दिन पढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा, अभी अफसर बन गए, सारे दिन की अब क्या मसरूफियात हैं, कहाँ पोस्टेड हो आप? ये सुनने वालों को बताओ जरा। फिलहाल मैं कराची में पोस्टेड हूँ एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तनख्वाह का और बताएं, पर्क्स का बताएं, जो जो ले रहे हो सारा दस दे, खैर है। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में आपको बताऊं तो सबसे बड़ी पर्क ये है कि कराची वाले जैसे शहर में हमें एक आप कह लें कि 1,000 गज का इन्होंने बेंगलो दिया हुआ है, जहाँ पे हमारे नौकर चाकर मौजूद हैं, हम वहाँ पे बड़े अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर रही बात ऑफिस की, अराउंड हमारी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है आम सिविल सर्वेंट से। हम तकरीबन 1 लाख के आसपास सैलरी ले रहे हैं, जो नॉर्मली बाकी ग्रुप्स में थोड़ी सी कम होती है या ऑफिस में कम है। और चूंकि अथॉरिटी है इसलिए। और इसके अलावा वहाँ पे एक चीज मैंने नोट की है कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट, और ये चीज मैंने फील भी की है कि ओके सॉरी, बीइंग ए सिविल कोई सर्वेंट, बात नहीं, पॉइंट कोई ये बात नहीं। बीइंग ए सिविल सर्वेंट होता ये है कि आपको ना कहीं पे भी किसी तरह का कोई भी काम मिल रहा होता है, तो आपको सिर्फ ना अपना कॉमन बताना होता है। तो वो बंदे बहुत रिगार्ड करते हैं आपके सीनियर्स, ये चीज मैंने फील की है। और आपको आउट ऑफ द वे जाके अकोमोडेट भी करते हैं, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। कॉमनर एक फैमिली है यार। कॉमनर से मुराद वो लोग तमाम जो सीएसएस करते हैं और फिर कॉमन ट्रेनिंग करते हैं, इनको कॉमनर कहा जाता है। ये एक फैमिली है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जितने भी ग्रुप्स के हों, अभी आप कराची में हो, यहाँ पे आपको आस्ता आस्ता नजर आने लग पड़ेगा कि बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं कॉमनर्स की, और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, अब दिन में आप ऑफिस जाते हो, दिन की मसरूफियात में बता रहे थे, नाश्ता कहाँ करते हो और लंच यहाँ बंच कहाँ होता है, रात का खाना कहाँ होता है? नॉर्मली यही होता है कि हम मतलब सुबह तो जहाँ पे हमारा हाउस है,
ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वालों ने हमें यहाँ हाउस मिला हुआ है। वहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह कुक बहुत अच्छा है यहाँ का, और बहुत मजे मजे के खाने बना के देता है। तो नाश्ता यहाँ से करके फिर ऑफिस, और ऑफिस में फिर मुख्तलिफ रूटीन होती है। हम चूंकि सारे कॉमन, एक हमारी जो है ना, आप कह लें कि 8-10 हम लोग हैं जो एक ही जगह पे पोस्टेड हुए हैं, तो इसलिए वो इंटरेक्शन बड़ा अच्छा रहता है हमारा सारे दिन का। बार बार हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, और चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही होती हैं। वर्कलोड नाश्ते में ज्यादा क्या भी हो तो बनवाते हैं ज्यादातर? सब मैनेज हो जाता है। नाश्ते में मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मतलब ये हमारे मूड पे होता है। वो पूछते हैं सुबह, सर जी क्या खाना है, तो पराठा अंडा ये तो नॉर्मल, फ्रेंच टोस्ट वगैरह, और ये बाकी सारी चीजें भी चलती हैं। कराची की तो स्पेशल चीजें क्या क्या खाई अब तक? कराची में क्या क्या स्पेशल चीजें खाई? कहाँ कहाँ घूमे? कराची में मैंने जो है ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है चंद, एक वो मैं आपको बताता हूँ। एक है यहाँ पे कुलाची दो दरिया पे एक जगह है, वहाँ पे काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, इन द सी, जस्ट ऑन द शोर ऑफ द सी। वो बहुत खूबसूरत रात को लगते हैं। वो वहाँ पे डाइन इन करना, डाइन आउट करना, दोनों चीजों में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। फिर उसके अलावा आपके यहाँ पे बोट बेसन है। आप सिर्फ उस जगह को विजिट कर लें, आपको लगेगा ही नहीं ये पाकिस्तान की जगह। वो इतनी वेल मेंटेन्ड है, और इतना अच्छा उसका एटमॉस्फेयर है। खाना थोड़ा सा लाहौरियों के लिए इतना मजे का नहीं वहाँ का, कुलाची का ठीक है, लेकिन वहाँ का इतना मजे का नहीं, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है। फिर इनकी एक बंस रोड है, तारिक रोड है। और फिर यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, ऐसी बिरयानी जो कराची में बनती है वैसी नहीं बनती कहीं। कराची वालों को वाकई बिरयानी बनानी आती है, चाहे जो मर्जी हो, जहां मर्जी से आप खाओ, उसका टेस्ट। कराची में बिरयानी को का क्या कहा जाता है? इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? मेरे तो बिरयानी कहते हैं वो, मुझे शायद। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बे के नीचे जेर होती है, बिरयानी। पता नहीं मुझे बिरयानी क्यों लगा। मैं गौर करूंगा नेक्स्ट बिरयानी। टाइम जब मेरा कुक आके कहेगा ना कि मैंने क्या बनाया है। मैं देखूंगा हाँ, वो वो कहता कराची का। क्या है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ होती है ना मुख्तलिफ जगहों की, तो हम्म इसलिए यहाँ का होता है। अच्छा, शादी कब तक करनी है? शादी इंशाल्लाह घर वालों की बड़ी कोशिश है कि मैं बड़ी जल्दी कर लूं। तो देखें, घर वाले लगे तो हुए हैं, तो भाईजान, उम्मीद है कोशिश शायद। आपकी भी बड़ी अरसे से यही है मुझे। ये हमें ना हमारे अब। तो ये बताएं कि शादी की जो तरजीहात होती हैं फैमिली की, उसमें क्या चेंज आया सीएसएस कर लेने के बाद? पहले वो कैसा रिश्ता चाह रहे थे, आप कैसा चाह रहे हैं? वो मेन चीज जो देख रहे थे ना, वो कहते हैं कंपेटेबिलिटी। जैसे आपने एक बात कही थी ना शुरू में, कि बाद में थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो आपको वाकई एक चीज देखनी पड़ती है, दूसरी साइड की कंपेटेबिलिटी, ना सिर्फ उस लड़की की बल्कि उसकी फैमिली की भी। वो दो चीजें आपको लाजमी देखनी पड़ती हैं, हम्म। ताकि आगे आपको डाउन द लाइन कोई इशू ना हो। तो मेन वही चीज ये देख रही है कि वो सिविल सर्विस के साथ चल पाएगी लड़की या नहीं चल पाएगी। अच्छा, चले आप बिल्कुल एक दो आखिरी आखिरी बातें कर लें, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई वाली भी। अगर मैं कहूं कि सीएसएस एक अचीवेबल टास्क है, कोई इसमें बंदों को सरख्वाब के पर नहीं लगे होते, ये हर बंदा कर सकता है जिसमें एक अज़म और जज्बा हो, तो एग्री करोगे कि नहीं? डेफिनेटली। और यही एक जुमला है जो मैं लाजमी तौर पर कहता हूँ, जो भी पूछता है कि भाई बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, फिर ये लगता है कि आप जब सीएसएस कर जाते हैं तो जब जब आप सीएसएस नहीं करते, मतलब आपने नहीं था किया, तो अब आपकी कुछ और एनवायरनमेंट थी, और तरह की जॉब थी, तो लगता है कि जब आप सीएसएस कर जाते। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है। आई कुडंट हियर इट कम्प्लीटली। उमर उमर मैं जानना चाह रहा हूँ कि सीएसएस कर लेने के बाद क्या ये फील आती है कि आप पाकिस्तान के लिए, इस मुआशरे के लिए डायरेक्टली रोल प्ले कर रहे हो? डेफिनेटली, बहुत ही ज्यादा डायरेक्टली। अच्छा, एक चीज जो है ना, वो है कि आपको बाजुकात ऐसा मैंने ये देखा है कि आप हो सकता है शुरू में या दरमियान में किसी ऐसे डिपार्टमेंट, किसी ऐसी पोस्ट पे हो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ना भी आ रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट आपके हाथों से ऐसी चीजें गुजर रही होती हैं जो आपको पता होता है डाउन द लाइन ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगी, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखती होंगी। और लिहाजा अभी आप जो बात कर रही हैं, ये अभी ना भी नजर आए इम्पैक्ट, लेकिन 10 साल बाद या 5 साल बाद, 3 साल बाद इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नजर आ जाएगा। तो आपको लग रहा होता है यू आर डायरेक्टली इनफैक्ट प्लेइंग रोल। अच्छा, मेरे जो सुनने वाले हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, जरा वो बच्चे बच्चियां जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं,
क्या इन्हें लास्ट अगर आप डिपार्टिंग मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? सिर्फ एक बार कि अगर आपने स्टार्ट एक दफा कर लिया है ना, तो इसे करके ही छोड़ना है। ये दरमियान में आपने वो हिकअप्स नहीं रखने, इंटरमिटेंटली आपने नहीं आना इसके अंदर के दिल किया महीना पढ़ लिया और फिर 15 दिन आप भूल गए। आप 45 दिन उस महीने जितना ही पढ़ लें, लेकिन 45 दिन पढ़ें। ये हिकअप्स ना लें, क्योंकि हिकअप्स की वजह से आप अल्टीमेटली चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे इससे। और फिर एक और चीज, आप एक चीज पे जरूर बिलीव रखें कि जितना गुड़ डालते जाएंगे ना उतना मीठा होता जाएगा। सिर्फ बाय लक ना जाएं, थोड़ी सी मेहनत करके जाएं, डायरेक्टेड मेहनत जिसे कहते हैं। कोई शक नहीं यार, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। चलें, एक टीचर के लिए यार उम्र बड़ा एक बड़ा फख्र करने का लम्हा होता है जब वो अपने किसी स्टूडेंट को, क्योंकि जब एक स्टूडेंट आता है तो वो एक आम शख्स होता है, स्टूडेंट के ऊपर टीचर मेहनत करता है और उसको फिर ले जाता है दूसरी तरफ। तो बड़ा एक ये मतलब एक प्राइड मोमेंट, एक मोमेंट फिल ऑफ प्राइड, मतलब जिसके बीच में विच इज फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, फिल्ड विद प्राइड, जिसमें लग रहा होता है कि यार मैंने किसी की जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूट किया। तो आई एम रियली हैप्पी हैविंग इंटरव्यूड यू। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए, और वंस ए स्टूडेंट ऑलवेज ए स्टूडेंट। डेफिनेटली। जिंदगी में जब जब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अल्लाह पाक उन्हें ले जाता है, वो हमेशा मुझसे राब्ते में रहते हैं जैसे आप हो। और अल्लाह करे आप पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए कुछ करते रहो। मेरा बेसिकली सीएसएस में जब मैं पढ़ाने की तरफ आया तो मकसद भी यही था, एक अपनी टीम बने, एक फौज बने ऐसे लोगों की। और मैं कन्विंस्ड हूँ कि आप जो कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली जिस तरह आपकी बातों में मेरी बातों का असर नजर आता है, ऐसे ही आपके काम में भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो रंग झलकेगा, झलकता होगा जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, क्योंकि ये लाशौरी तौर पर ये चीजें हो रही होती हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ तीसरी हमारी होस्ट आज यास्मीन है। यास्मीन ने सीएसएस की एग्जाम दिए हुए हैं, और इंशाल्लाह मुझे उस दिन का भी बड़ा इंतजार है जिस दिन ये उमर की जगह बैठ के हमें इंटरव्यू दे रही होंगी। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह। उमर, थैंक यू वेरी मच यास्मीन फॉर होस्टिंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू। व्यूअर्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक। दोबारा इंशाल्लाह कि नए स्टूडेंट के इंशाल्लाह। साथ आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।